दोस्तों, इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पास हूँ और मेरे साथ आराधना यादव जी हैं। इन्होंने अभी अभी जेएनयू जो इलेक्शन हैं उसमें उन्होंने अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के पोस्ट पे इलेक्शंस लड़ा। समाजवादी छात्र सभा के तौर से समाजवादी छात्र सभा के एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने वोट से ज़्यादा लोगों के दिल जीते। और जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है या जो दुनिया की और भारत की जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप पाएंगे कि जो वंचित समाज के जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता है। मेरिट के नाम पे उनको बाहर कर दिया जाता है। और मुझे याद है कुछ महीनों पहले सरकार ने खुद अपने आंकड़े दिए थे पार्लियामेंट में, संसद में, जिसमें कहा था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ओबीसी प्रोफेसर जो हैं तकरीबन 4 या 5% हैं और ओबीसी को रिजर्वेशन जो है वो 27% मिले हुए हैं। और आबादी के लिहाज से ओबीसी देश में 50% है, 60% है। और कास्ट सेंसस के नाम पे सरकार भागती है। तमाम मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज आराधना जी से गुजारिश करेंगे। तो आराधना जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको शुक्रिया कि आपने हमसे बात करने के लिए वक्त दिया। और मैं आपके प्रेसिडेंशियल डिबेट को मैंने सुना है और आपने बहुत ही बेबाकी से बात कही है कि किस तरह से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के बारे में प्रोफेसर दावे करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन वंचित तबकों को बिल्कुल उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो हम इन सब सवालों को लेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले ये बात बताइए कि एक महिला होके और आजमगढ़ से यहाँ तक दिल्ली तक आके जेएनयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट लड़ने का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? अपने कुछ घर बार के बारे में बताइए, अपने घर के लोगों के बारे में बताइए, और ये जो समाजवादी जो विचारधारा है उससे आप कैसे जुड़ी? शुक्रिया भाई जी। मेरा नाम आराधना यादव है और मैं आजमगढ़ से आती हूँ। और आजमगढ़ में जो हमारे गांव का एरिया है वो एरिया अभी भी बहुत पिछड़ा है। अभी 3-4 साल पहले ही वहाँ बिजली आई है और वहाँ पर जैसे अभी भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो टॉयलेट बनाने की योजना कर रही थी, उस योजना के तहत भी अभी भी वॉशरूम्स नहीं बन पाए हैं। तो हमारा इलाका इतना पिछड़ा है। और मैं एक महिला होने के नाते जब मैं जेएनयू तक आई हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लड़कियों की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ लड़कियों की स्थिति क्या है कि उनको 12th तक पढ़ाया जाता है और 12th तक पढ़ाने के बाद उनका ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन कराया जाता है और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। कोई लड़की ये सोच ही नहीं सकती है, अभी भी वो चीज़ है कि वो घर से बाहर निकले, दिल्ली जाए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े। वो आज भी हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की लड़कियों के लिए वो आज भी एक सपना है। और मैं अगर यहाँ तक आई हूँ तो उसमें मेरी फैमिली का बड़ा योगदान रहा है और वो बहुत संघर्ष रहा है, क्योंकि मेरा 12th हुआ था। 12th के बाद वो जो दिमाग में था कि 12th के बाद शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक संयोग हुआ कि मैंने बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ग्रेजुएशन का। और ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं क्वालिफ़ाई कर गई पहली बार में। तो लोग, मैं आपको बताऊं कि लड़कों के क्वालिफ़ाई होने पर लोग खुश होते हैं कि उनको अब बाहर पढ़ने जाया जाएगा। हमारे यहाँ इस बात पर वो युद्ध टाइप छिड़ गया कि इसको, लड़की को बाहर कैसे भेजा जाए। अपने तो पूरे इलाके में कभी कोई लड़की बाहर गई ही नहीं और हमारे यहाँ की पहली बार कोई लड़की कैसे बाहर जाएगी। खैर, वो सब चीज़ें सॉल्व हुई और मैं ग्रेजुएशन करने आई बीएचयू में। जब मैं पहली बार ग्रेजुएशन करने आई तो हम लोग सेकेंड ईयर में थे, तो उस समय नाम सुना था, जेएनयू का नाम सुना, क्योंकि जेएनयू का पहले एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता था। और जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो ये खबर आई कि जेएनयू का एग्ज़ाम जो है वो अब एंट्रेंस बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो हम लोग अब जेएनयू जाएंगे, क्योंकि बनारस आ गए थे, बीएचयू आ गए थे, तो वो एक क्रेज़ था कि दिल्ली जाएंगी, देश की राजधानी जाने का एक क्रेज़ था, एक सपना था। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने फॉर्म डाला, जेएनयू का एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया। लेकिन वो कोविड वाला समय था, तो कोविड वाले समय में हमें कैंपस आने नहीं दिया गया। कैंपस के 1 साल तो हमारा ऑनलाइन ही क्लासेस चली। फिर लास्ट सेमेस्टर में हमें जेएनयू आने का मौका मिला, तो हमने जेएनयू देखा और एक ऐसी दुनिया देखी जिस लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ते थे, जिस आज़ादी के बारे में हम कभी किताबों में पढ़ते थे कि लोकतंत्र के थ्रू हमें वो आज़ादी मिलेगी, या फिर जो आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिल गई थी, लेकिन जो एक महिलाओं की आज़ादी, वंचित और शोषित समाज की जो लड़ाई थी, जो आज़ादी थी, उसको जब हम जेएनयू आते तो हमें देखते हैं कि लोकतंत्र का जीता जागता स्वरूप जो है वो जेएनयू में किस तरह से है। किस तरह से यहाँ पर पहली बार देखा कि लड़कियाँ आज़ाद हैं,
पहली बार मैं 12 बजे तक एक बार लाइब्रेरी में बैठ गई थी, कोई नॉवेल पढ़ रही थी। फिर सोचा 12 बज गया, कैसे हॉस्टल जाएंगे। लेकिन जब बाहर निकले, दोस्तों के साथ देखा कि नहीं, अब हमें उस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पास साथ कुछ हो जाएगा। तो जेएनयू का जो कल्चर है, जेएनयू की जो संस्कृति है कि वो जो लड़कियों को आज़ादी देती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि जेएनयू की वो आज़ादी बची रहे। और ये आज़ादी, मेरा सपना है कि मैं एक दिन देश में देख सकूं, अपने प्रदेश में देख सकूं कि रात के 12 बजे कोई लड़की बेखौफ होकर चले। तो ये मेरा एक सपना रहा है और यही सब रहा है जिससे हम अच्छा, लोग जेएनयू बीएचयू में आए आप पढ़ी हैं और जेएनयू में आप अभी पढ़ रही हैं, दोनों कैंपस में पढ़ने के बाद आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? दोनों कैंपसेस की स्ट्रेंथ क्या है, ये बताइए। देखिए, दोनों कैंपस की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जी जी जी। लेकिन जहाँ तक हम बात करें कि लोकतंत्र किस में ज़्यादा है, हम जी। एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारे संस्थाओं में कितना लोकतंत्र है, जी। वो हमें बीएचयू और जेएनयू का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें जेएनयू में ज़्यादा दिखता है। क्योंकि अभी भी बीएचयू में इतने सालों बाद, आज़ादी कितने साल बाद हो गए, इवन बीएचयू जेएनयू से पुराना कैंपस है, 1915 में वो बना था, लेकिन आज तक वहाँ भी 8 बजे लड़कियों के हॉस्टल बंद कर दिए जाते हैं रात के। लड़कों के हॉस्टल खुले रहते हैं, लड़के जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। लड़कियों के हॉस्टल बंद कर दिए जाते हैं 7 बजे 8 बजे, अभी वो बढ़ा के 10 बजे कर दिया गया है। अभी आपको दिसंबर की घटना पता होगी कि किस तरह से कि कैंपस के अंदर एक लड़की का गैंगरेप कर दिया जाता है। और आपको पता है उस पर आंदोलन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं पता कि उन आरोपियों को सज़ा मिली कि नहीं मिली। तो ये चीज़ें हैं बीएचयू कैंपस के अंदर। वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जेएनयू के कंपैरिजन में, बट स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो हमें सुरक्षा भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे हमें सुरक्षा के नाम पर क्या दिया जाता है, लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर उनको हॉस्टल्स में कैद कर दिया जाता है। जबकि लड़कियों को खतरा किससे है, जिससे खतरा है उसे हम खुला रख रहे हैं, उसे आज़ादी दे रहे हैं। लेकिन जिसे सच में आज़ादी की ज़रूरत है उसे हम 10 बजे उसके हॉस्टल में कैद कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ बीएचयू और जेएनयू में अंतर है कि जेएनयू हमें वो आज़ादी देता है, जबकि बीएचयू कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे है ये आज़ादी देने में। और मैं उम्मीद करूँगी कि बीएचयू की लड़कियों को भी वो आज़ादी मिले जो हमें जेएनयू में मिलती है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, जो अंकल किस्म के जो लोग होते हैं, कि जेएनयू में जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लड़कियां और बच्चियां बिगड़ जाती हैं। तो वो तो ये समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, उनको तो 8 बजे क्या 7 ही बजे 6 ही बजे उनको हॉस्टल के अंदर में बंद कर दिया जाए। तो ऐसे लोग जो जेएनयू में लड़कियों की आज़ादी के नाम पे जेएनयू में एडमिशन्स देने से ऐसे गार्जियन जो घबराते हैं, ऐसे लोगों को क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ चुकी हैं, आप उनको क्या समझाना चाहेंगी, कैसे उनकी गलतफहमियों को दूर करेंगी? देखिए अभय जी, देश हमारा अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया है। जी जी जी। लेकिन अभी भी हमारे देश की लड़कियां या हमारे देश के लोग, सिर्फ लड़कियों की बात न करूं, तो उस पितृसत्ता से, उस सामंतवाद से आज तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो हमें ज़रूरत है, जो उनके दिमाग में पितृसत्ता भरी हुई है, जो सामंतवाद भरा हुआ है, कि लड़कियां हमारी मर्यादा में रहनी चाहिए, उनको कैद करके रखना चाहिए। जैसे मैं मनुस्मृति को अगर कोट करूं तो मनुस्मृति में एक श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि लड़की को बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में हमेशा उसको पुरुषों द्वारा कैद करके रखना है। मतलब कि वो सेफ्टी के आधार पे कि उनको कभी आज़ाद नहीं घूमने देना चाहिए। तो वही पितृसत्ता, हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, हम सबसे आज़ाद हो गए, लेकिन हम आज तक उस पितृसत्ता से, उस सामंतवाद से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो जो अंकल लोग कहते हैं या फिर जो लोग कहते हैं कि लड़कियां बिगड़ जाती है, तो उस बिगड़ने का सेंस क्या है, वो किस रूप में दे? मतलब हमारी आज़ादी उन्हें बिगड़ना लगता है, और लड़कों की आज़ादी जिसकी वजह से हमें खतरा है उन्हें आप आज़ाद रखेंगे, और जिनसे हमें खतरा उन्हें आप आज़ाद रखेंगे। जिन्हें ज़रूरत है आज़ादी की, उन्हें आप कहते हैं कि ये आज़ाद हो जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। तो वो बिगड़ना क्या है? क्योंकि अगर हम अपने अधिकार की बात करना चाहते हैं, अगर हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि लड़की बिगड़ गई है। हम सवाल उठाएंगे, उन्हें तो आदत है ना लड़कियों को मौन रखवाने की, कि पिता ने जो कह दिया, भाई ने जो कह दिया, जिसने भी जो कह दिया, आप शांत रहिए। यही तो माना जाता है कि यही संस्कार है, जो संस्कार के रूप में हमें पितृसत्ता घोल के दी जाती है। हमें उससे आज़ादी की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जब गलत किया जा रहा है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें कहा जाता है कि तुम बिगड़ गई हो। तो हम क्या अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठाएं? तो वही आवाज़ उठाने की आज़ादी हमें जेएनयू देता है। हमें जेएनयू आके पता चलता है कि लड़कियों को क्या अधिकार मिले हैं। वो सिर्फ संविधान में लिखे हुए अधिकार नहीं है, वो हमें असल में यहाँ वो अधिकार मिलते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो पितृसत्तात्मक लोगों द्वारा लगता है कि हम बिगड़ गए हैं। तो हमारी आज़ादी, हमारा अधिकार उन्हें बिगड़ना लगता है, तो ठीक है हम बिगड़ गए हैं। अच्छा, अगर आप अंबेडकर जी को देखें या फिर लोहिया जी को देखें, तो उनकी रचना में, उनकी लेखनी में, उनकी लड़ाई में
जो लिंग का जो सवाल है, जो महिलाओं की जो दुर्दशा है, महिलाओं का जो मतलब कहते हैं फॉल ऑफ इंडियन वीमेन है, वो कहीं ना कहीं उससे जाति सिस्टम से मतलब कास्ट सिस्टम से भी जोड़ के देखते हैं। यानी कास्ट सिस्टम की वजह से ही महिलाओं की हालत ख़राब है, महिलाएं बराबर की इंसान नहीं समझी जाती हैं। तो कुछ जातिगत जो ढांचे हमारी यूनिवर्सिटी में जो आप मौजूद हैं, उसके बारे में आपके क्या अनुभव हैं? कैसे आपने पहली बार महसूस किया कि ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर राष्ट्रवाद की बात करने वाले, समाजवाद मार्क्सवाद की बात करने वाले भी, उनमें से बहुत सारे लोग जातिवादी अंदर से होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने लोहिया जी की बात की, अंबेडकर जी की बात की, जी। तो अंबेडकर ने तो कहा ही है कि मैं किसी समाज की प्रगति उसी से मापता हूँ कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। और लोहिया जी की बात करें तो लोहिया ने जो सप्त क्रांति दी है, उसमें पहली क्रांति ही समता समानता की क्रांति है कि पुरुष और महिला को बराबर का अधिकार मिले। और जब हम जाति की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि सभी महिलाएं शोषित हैं, सभी महिलाएं वंचित हैं, लेकिन उनमें भी सबसे शोषित कौन, सबसे वंचित कौन? हम अगर मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद तो ठीक है, वो विदेश का सिद्धांत है, लेकिन देश में लोगों ने अपनाया, उसके थ्रू राजनीति की। लेकिन मार्क्सवाद जिस वर्ग की बात करता है वो जाति की बात नहीं करता। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है जाति। यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है वर्षों से। महिलाओं की बात करो तो वो शोषित हैं, लेकिन उनमें भी सबसे शोषित महिला कौन? मैं पिछड़े समाज से आती हूँ। दलित समाज की जो महिलाएं हैं, पिछड़े समाज की जो महिलाएं, उन्हें दोहरा अभिशाप झेलना पड़ता है, दोहरा दंश झेलना पड़ता है। पहला तो महिला होने के नाते, दूसरा हम जिस जाति से आते हैं, जिस जाति विशेष से आते हैं, जिस समुदाय विशेष से आते हैं, उस समुदाय विशेष का होने से नाते आप जब देखेंगे जो अपर कास्ट महिलाएं हैं, कोटा विदिन कोटा की हम लोग मांग किस लिए करते हैं? इसीलिए मांग करते हैं, हमारे नेताओं ने हमेशा इसीलिए मांग की क्योंकि उन्होंने उस जाति को समझा है, उस जाति को समझा है, उस जाति की दुर्दशा को, जाति के दंश को समझा है कि किस तरह से कि अपर कास्ट जो महिलाएं हैं उन्हें अधिकार मिल जाता है उनका कास्ट होने की वजह से। लेकिन हमारे लोग जब नहीं है कैंपसेस में, आपने ओबीसी की बात की, शुरुआत में ही बात की कि कितने कम प्रोफेसर्स हैं, दलित कितने कम प्रोफेसर्स हैं, तो जब हमारे समुदाय के लोग प्रोफेसर नहीं है तो हमें अधिकार देगा कौन? इतने वर्षों बाद जब विश्वविद्यालय बन गए हैं, माना जाता है कि सबको समानता का, समता का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन जो 60% आबादी है, जो 90% आबादी है, उसके प्रोफेसरों की संख्या सिर्फ उंगली में गिनने लायक क्यों है? इसी कैंपस की आप बात उठा के देख लीजिए, जिस सेंटर से मैं आती हूँ, एक प्रोफेसर है ओबीसी के। तो जब वो एक प्रोफेसर है ओबीसी के, तो वो हमारे हक की बात, हमारे अधिकार की बात, 60% आबादी ओबीसी की, 60% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक व्यक्ति। ये तो आप सोचिए कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है ना। ये भेदभाव ही है जो इस देश की 90% आबादी है, उस देश की 90% आबादी को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है विश्वविद्यालयों में, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। जब विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जो इंटरव्यू का सिस्टम है, इंटरव्यू का जो सिस्टम है उसमें जब आप पीएचडी की बात करूँ मैं, जेआरएफ के थ्रू जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो 100% होता है इंटरव्यू का। एंट्रेंस के थ्रू जब आप जाते हैं तो आपको 30% होता है। पहले 30% को हमारे लोगों ने लड़ाई की थी, यूनाइटेड ओबीसी फोरम ने इस कैंपस में लड़ा था, ये केस जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था कि 30 को 20 किया जाए, क्योंकि हम एंट्रेंस तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे प्रोफेसर उस वाइवा में बैठते ही नहीं है तो हमारे साथ वो भेदभाव होता है। हमें उस 30 में से 10 नंबर 2 नंबर दे के बाहर कर दिया जाता है। कोई अपर कास्ट का व्यक्ति आता है, उसको मैक्सिमम नंबर दिया जाता है, 25-26 नंबर दिया जाता है। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी का डाटा आप उठा लीजिए, 2 साल पहले सोशल साइंसेज में ओबीसी के स्टूडेंट्स को 1 और 2 नंबर दिया गया था। जो व्यक्ति 70 नंबर ला के क्वालिफाई कर रहा है एंट्रेंस, उसको आप इंटरव्यू में 2 या 3 नंबर दे के बाहर कर रहे हो। तो जब हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? हमें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ज़रूरी है कि उसको कोटा विदिन कोटा को लागू किया जाए, और जो हमें अधिकार है, जितना हमारा रिजर्वेशन आता है, पहले तो एनएफएस कर दी जाती हैं सीटें। पहले ये लोग कहते थे कि हम लोग हैं नहीं कैंपस में, बहुजन है नहीं कैंपस में, हम आए तो हमें एनएफएस करके बाहर कर दिया जाता है। मतलब कि आपके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? नॉट फाउंड सुटेबल। आखिर ओबीसी की सीटें ही क्यों की जाती है? सिर्फ इसलिए कि 3 साल बाद उसको जनरल में कन्वर्ट कर दें, कि ओबीसी के लोग पढ़ने ही नहीं आ पा रहे हैं ना। हम पीएचडी करने, जब आप पीएचडी में स्टूडेंट्स की संख्या देखेंगे क्लासरूम्स में, तो ओबीसी के स्टूडेंट्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जब आप प्रोफेसर्स की बात करने जाएंगे तो सबसे कम ओबीसी के प्रोफेसर क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमें असल मायने में हमारी भागीदारी नहीं दी जा रही है, इसलिए हमारे लोग कम हैं। जब हमारे लोग कम है तो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप देखें तो उसमें ओबीसी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटियों के अंदर में, मीडिया के अंदर में, जो सिविल सोसाइटीज़ के अंदर में, जो पब्लिक
इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पे लोगों की राय तय की जाती है, जहाँ किताबें लिखी जाती है, वहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लीडर थे तो वहाँ अपने लोगों के जो अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई, आपको लगता है कि लड़ी है या नहीं लड़ी है? देखिए, हमारे लोगों को तो अभी भागीदारी ही नहीं मिली है। चाहे हम पॉलिटिक्स में ही देखें, पॉलिटिक्स में लोग निकल के आ जाते हैं, लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता उन्हें जिताती है, वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालयों में नहीं मिल पाया है। विश्वविद्यालय अभी अगर आप जब देखेंगे तो एक रंग से रंगे हुए हैं, चाहे पहले के देखें चाहे अभी, वो भगवा रंग से रंगे हुए हैं, पहले लाल रंग से रंगे हुए थे। तो जो लाल रंग की पॉलिटिक्स करता था वो आ जाता था कैंपस में, अभी जो भगवा रंग की पॉलिटिक्स करता है वो आ जाता है कैंपस में। हमें तो अभी मौका ही नहीं मिला है ना, अभी हमें मौका ही नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि राज्यों में भी बहुत सारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन वहाँ का जो एकेडमिक जगत है वहाँ पे वो ओबीसी की नुमाइंदगी उन्होंने क्यों नहीं इंश्योर किया? वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वहाँ वो एक एग्जाम्पल क्यों नहीं बने? ये मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि उस ज़माने में कुछ कमियाँ रही होंगी या कोई और कारण थे कि जिसकी वजह से नहीं हो पाया? क्योंकि उस ज़माने में हमारी शिक्षा में भागीदारी नहीं थी। अगर आप बात कर रहे हैं 90 के दौर की, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जो ओबीसी था ना, वो उसके शिक्षा में उतनी भागीदारी हो नहीं पाई थी। आपको नेताजी ने एक जगह कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, लेकिन मेरे आसपास तो वही सामंती लोग हैं। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक पिछड़े समाज का आदमी बैठा हुआ है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में जो उसके आसपास के लोग हैं उस पिछड़े समाज से लोग नहीं है। नेताजी का ये कहा हुआ वाक्य है कि मेरे आसपास वही सामंती लोग बैठे हैं। तो हमें तो पहले शिक्षा में ही भागीदारी नहीं मिली, हमें शिक्षा से ही रोका गया। हम संसाधनों की हमें कमी थी, लेकिन हम विश्वविद्यालयों तक पहुंच ही नहीं पाए। विश्वविद्यालय तक तो हम पहुंचे तब है ना जब मंडल कमीशन लागू हुआ है। इस कैंपस की बात करें तो 2012 के बाद हम इस कैंपस में ही आए हैं। जब 2012 के बाद हम इस कैंपस में आए हैं, जब हमारी भागीदारी ही नहीं थी शिक्षा में, तो हमें वो अधिकार, वो पद कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि किसी को कोई अधिकारी बनना है, सबसे पहला क्राइटेरिया तो है ना कि उसको शिक्षा मिले। शिक्षा मिलेगी, वो एंट्रेंस क्लियर करेगा, परीक्षाएं पास करेगा, तब वो अधिकारी बनेगा। हमें सबसे पहला जो स्टेप है, शिक्षा से ही वंचित रखा गया। जब शिक्षा से ही वंचित रखा गया, किसी एक खास वर्ग के लोगों को शिक्षा मिली तो वही अधिकारी बन पाए, और जहाँ भी रिक्रूटमेंट आए, नौकरियाँ आई, भर्तियाँ आई, चाहे कोई भी सरकारें आई, फिर उन्हीं की उन्हें भर्ती करनी पड़ी। तो हमारी लड़ाई तो तब शुरू हुई जब मंडल कमीशन लागू हुआ, विश्वविद्यालयों में आया, हमें हॉस्टल्स मिले। हॉस्टलों के लिए भी हमें लड़ाई करनी पड़ी। आपको पता ही होगा कि 2016 से पहले इस कैंपस में ओबीसी को हॉस्टल नहीं मिलता था। 2016 के बाद हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, 2016 के बाद इस यूनिवर्सिटीज़ में हमें हॉस्टल मिला है। और किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाइए, मैं बीएचयू से आई हूँ, इलाहाबाद उठा लीजिए, बीएचयू उठा लीजिए, वहाँ अभी भी ओबीसी का रिजर्वेशन हॉस्टल्स में नहीं मिलता है। तो हमारे लोग तो अभी भी कैंपस में नहीं आ पा रहे हैं। जब हमारे लोग कैंपस में 2016 के बाद इस कैंपस में आना शुरू हुए, ये ज़रूरी है कि जो हमारा रिजर्वेशन है वो सिर्फ संविधान की एक लाइन बनकर न रह जाए, उसे ज़मीन पर उतारा जाए, उसे विश्वविद्यालयों में उतारा जाए, तभी तो हमारे लोग आएंगे पढ़ने। जब हमारे लोग पढ़ने आएंगे, बाद में उन्हें जब अधिकार मिलेगा तो वो अधिकारी बनेंगे, वो प्रोफेसर्स बनेंगे, वो कर्मचारी बनेंगे। सबसे पहला स्टेप है शिक्षा का स्टेप, और हमें उसी से वंचित रखा गया। अच्छा, यूनिवर्सिटियों में ओबीसी समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को उनकी वाजिब भागीदारी दिलाने के लिए क्या क्या मतलब मसले हैं, क्या क्या ऐसे सवालात हैं जिस पे बिल्कुल कोई भी विलम्ब किए बगैर उसको एड्रेस करना चाहिए? या आप उस मुद्दों की तरफ ध्यान, अगर मान लीजिए कि देश में जो पॉलिसी मेकर है उनका आप ध्यान दिलाना चाहेंगे, क्या क्या वो मुद्दे हैं, जरा बताइए। देखिए, जो भी मुद्दे हैं, पहली बार तो हमारा जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया जाए। रिजर्वेशन, हमारी सीटें एनएफएस न की जाए। मतलब रिजर्वेशन पहले पूरा नहीं हो रहा है? पूरा ही नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन अगर पूरा होगा तभी हमारे लोग आएंगे शिक्षा में। रिजर्वेशन ही पूरा नहीं है, रिजर्वेशन पूरा की जाए। दूसरी बात कि हम तो आ जाते हैं पीएचडी में एडमिशन लेके, लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारी सीटें एनएफएस कर दी जाती है। तो जो ये द्रोणाचार्य प्रोफेसर बैठते हैं इंटरव्यू में ना, मतलब इंटरव्यू लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन पिछड़े बच्चों के साथ होता है, वो बंद होना चाहिए। द्रोणाचार्य प्रोफेसर बैठ के हमारा अंगूठा काटते हैं, तो उन द्रोणाचार्य प्रोफेसर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो हमारे लोग पढ़े हैं। आपको पता है हर साल सैकड़ों लोग निकलते हैं पीएचडी करके ओबीसी के, लेकिन वो प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वही द्रोणाचार्य प्रोफेसर वो उस इंटरव्यू में बैठे होते, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो पहली बार तो फेयर जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फेयर किया जाए। रिजर्वेशन हमारा फुलफिल तभी होगा जब प्रोसेस फेयर होगी। जो इंटरव्यू का वेटेज है, उस इंटरव्यू के वेटेज को कम किया जाए।
एंट्रेंस का वेटेज आप बढ़ा दीजिए, जी। क्योंकि उसमें तो जो भी मेहनत करेगा उसमें वो आगे आ जाएगा। हम आगे आ जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उस एंट्रेंस हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो अगला स्टेप है, इंटरव्यू का स्टेप है, सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ इंटरव्यू में किया जाता है। तो जितना भी प्रोसेस है उसको डेमोक्रेटिक बनाया जाए, उस प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाया जाए ताकि लोग आ सकें। जब इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा होगा तो एंट्रेंस आप निकाल के क्या करेंगे? जब आपको इंटरव्यू में कोई 1 या 2 नंबर निकल के बाहर कर देगा तो हमारे लोग नहीं रहेंगे, तो वो हमारे साथ यही होगा। तो जितने भी लोग निकल रहे हैं पीएचडी करके, उनकी सीटें तो आ रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, बगल के यूनिवर्सिटी की आप उदाहरण ले लीजिए, उसमें किस तरह से रिजर्वेशन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं वो आप देख लीजिए, जेएनयू की देख लीजिए। तो पहली बात तो जितनी भी प्रोसेस संविधान में बनाई गई, जो संवैधानिक पद हैं, जो प्रोसेस बनाई गई, उसको फेयर किया जाए। वो जब फेयर होगा तो ऑलरेडी हमारे लोग आने लगेंगे, और इंटरव्यू का जब वेटेज कम होगा तो सब लोग आने लगेंगे। बहुजन समाज से जो भी जितने भी पिछड़े, वंचित, शोषित और समाज से लोग हैं, बहुजन समाज से लोग हैं, जब वो इस प्रोसेस में आ जाएंगे, जब वो विश्वविद्यालय में आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो हम सब ने, हमारे समाजवादी नायकों ने सपना देखा था कि बहुजनों के विश्वविद्यालय में भागीदारी, हर जगह पर भागीदारी, जो भी पद हैं वहाँ पर भागीदारी तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब उस प्रोसेस को फेयर किया जाएगा। अच्छा, आप तो जेएनयू आ गई आजमगढ़ से, बहुत लंबा सफ़र आपका रहा, संघर्षों वाला रहा। जो लोग अभी भी नहीं आ पाए हैं, जो सैकड़ों ऐसी आराधना होगी जो आजमगढ़ में जेएनयू में पढ़ना चाहते होंगे, बीएचयू में पढ़ना चाहते होंगे, तो वो लोग तैयारी करते हैं, जेएनयू में आ नहीं पाते हैं, बीएचयू में आ नहीं पाते हैं, तो अब आपको एक आदर्श के तौर पे देखते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनसे कैसे आप कहेंगे कि कैसे आप हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए, क्या उनके लिए आपके पैगाम है? जितने भी पिछड़े समाज से लोग आते हैं, मैं सिर्फ अगर आजमगढ़ की बात ना करूं, इस देश में कई ऐसी वंचित लड़कियां हैं, कई ऐसे शोषित समाज, बहुजन समाज से आने वाली हमारी कई ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ नहीं पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें बेसिक शिक्षा ही नहीं हासिल हो पाती है। तो मैं उनसे ज़्यादा मैं उनके परिवार के लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लड़कियों के लिए जो दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, वो पैसा आप दहेज के लिए इकट्ठा ना करके उनकी शिक्षा पर लगाओ। जब लड़की पढ़ेगी, शिक्षित होगी, वो नौकरी करेगी, तो आपको ऑटोमेटिक दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं, जो बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं, वो उनको ये लगता है कि लड़की के हाथ जल्दी पीले कर दे, नहीं तो कहीं कुछ हो जाएगा। मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी वर्जनाएँ हैं, क्योंकि पितृसत्ता अभी तक गई नहीं है। तो मैं उन लड़कियों के माँ बाप से, हमारे समाज से ये अनुमति करना चाहूँगी कि आप उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे न करके आप उनकी शिक्षा में वो पैसे लगाओ। जब आप एक बच्ची की शिक्षा में पैसे लगाओगे, आप उसे बेसिक शिक्षा हासिल करवाओगे, वो आगे उच्च शिक्षा हासिल होगी। जब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, तब ये समाज हमारा, मुझे लगता है वो सुखद समाज बन पाएगा, वो समाजवादी समाज बन पाएगा जिसमें सबकी भागीदारी होगी। तो लड़कियों के लिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि उन्हें शिक्षा मिले। शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा ही हमारे पास एकमात्र अधिकार है अभी के समय में, जिससे हम तमाम तरह की जो वर्जनाएं हैं, कुरीतियां हैं, उनसे लड़ सकते हैं। अच्छा, आप अभी जेएनयू कैंपस में समाजवादी छात्र सभा की लीडर हैं, तो छात्र राजनीति में आने का आपका क्या मतलब, कैसे आप इसमें आई, कैसे इस तरफ रुझान हुआ, कौन लाए आपको, किनकी रचना आपने पढ़ी, किस तरफ आने का मन हुआ? जब हम जेएनयू में आते हैं, जैसे उसके पहले तो राजनीति से हमारा इस तरह का ही वास्ता होता है कि हमें वोट देना होता है, या फिर जो हमारे आसपास के समाज के नेता होते हैं हम उन्हें ही देखते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स की राजनीति है, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है, जब हम जेएनयू आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह छोटी छोटी बातों के लिए, हम अपने अधिकारों के लिए हम खुद लड़ सकते हैं। तो जब मैं जेएनयू आई, मैंने देखा कि यहाँ पर हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है लड़ने के लिए। हमारा मुद्दा है तो वो हम खुद उठाएंगे। तो जो हमारे खुद के मुद्दे थे, जब हमने देखा कि जो हमारा बहुजनों का मुद्दा है उसे किसी ने नहीं उठाया। जो प्रोग्रेसिव बनते हैं लोग इस कैंपस में, जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स 40-50 सालों से करते आए हैं, वो प्रोग्रेसिव अपने आप को बताते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं। वो अन्य मुद्दों पर प्रोग्रेसिव तो होते हैं, लेकिन जब बहुजनों की बात आती है, जब महिलाओं की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, तो वो चुप्पी साध जाते हैं। वही लोग थे जिन्होंने, जब हमें इंटरव्यू का वेटेज कम करने के लिए हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो वो लोग उसके खिलाफ जाते हैं। वो इधर तो कैंपस में पॉलिटिक्स करते हैं और वो प्रोग्रेसिव बनते हैं, लेकिन जब लोग हमारी लड़ाई लड़ते हैं कि इंटरव्यू का वेटेज कम किया जाए, तो ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे उस अधिकार के खिलाफ जाते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव का चोला पहने हुए लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। और जो भगवा राजनीति करते हैं, उनकी तो राजनीति ही यही है कि वो बहुजनों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं देंगे, महिलाओं को घर में कैद रखना, उनकी यही राजनीति है। तो इन दोनों की बाइनरी के बीच में हमने सोचा कि
हम अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए हम अपनी आवाज़ खुद बने। इसलिए समाजवादी राजनीति हमने शुरू की। समाजवादी राजनीति शुरू करने का यही मसला था कि नेताजी की विचारधारा को लेकर चलना, लोहिया की विचारधारा को लेकर चलना, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, इन लोगों की बात अभी कैंपस में कोई नहीं करता है। इन लोगों की बात हमने कैंपस में करना शुरू किया। कर्पूरी ठाकुर पर हमने एक प्रोग्राम करवाया था और इस तरह के धीरे धीरे हम प्रोग्राम करवाएंगे जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे बहुजन नायक हैं, बहुजन नेता हैं, उनकी बात भी इस कैंपस में की जाए। अच्छा, कुछ लोग मीडिया के प्रचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उनका कहना है कि जेएनयू के बच्चे राजनीति करते करते पढ़ाई छोड़ देते हैं और पढ़ाई से उनका लेना देना नहीं है और यहाँ सरकार का जो पैसा है उसको बर्बाद करके चले जाते हैं। तो आप तो इतनी अच्छी स्टूडेंट भी हैं, आप पॉलिटिक्स भी करती हैं, तो आप अपने ही अनुभव से बताइए कि क्या पढ़ाई में राजनीति समझ रखना या छात्र राजनीति करना क्या बाधा है क्या? नहीं, वो बाधा नहीं है जी, वो आपके लिए बाधा नहीं है। राजनीति जब आप कैंपस में आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ राजनीति से इतर नहीं है। एक एक छोटी चीज़ यहाँ पर राजनीति से सॉल्व की जाती है। हॉस्टल्स में पानी नहीं आ रहा है, हम आंदोलन करते हैं, अगले दिन पानी आने लगता है। तो राजनीति हमारी बाधा नहीं है, राजनीति तो प्रेरणा है पढ़ाई के लिए। और इस कैंपस का तो नारा ही है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो वो जो पढ़ने के लिए हम लड़ाई करते हैं, जो अपनी शिक्षा के लिए लड़ाई करते हैं, अगर आप उसे राजनीति कहते हैं, वो हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस कैंपस में आकर ही पता चलता है कि राजनीति हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करती है पढ़ाई करने के लिए। इस कैंपस का कोई भी स्टूडेंट राजनीति से इतर नहीं है और यही कारण है कि यह विश्वविद्यालय इतने वर्षों से उच्च स्थान पर शीर्ष, इस देश में सबसे शीर्ष विश्वविद्यालयों में सबसे पहला नाम जो है वो जेएनयू का नाम है। तो अगर हम राजनीति की वजह से बर्बाद होते तो हो सकता है हम बहुत नीचे होते। जिस कैंपस में राजनीति नहीं होती है, हो सकता है शीर्ष नाम उस कैंपस का होता ना, जेएनयू का नाम नहीं होता। जब जेएनयू का नाम है तो वो क्लियर एग्जाम्पल यही है कि राजनीति हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं है, वो हमारे रास्ते का पत्थर नहीं है, वह तो वो सुखद रास्ता है जिस पर हम चलते हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर राजनीति करनी भी है छात्रों को तो लड़के कर ले, लड़कियों को नहीं करना चाहिए। जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि लड़के अगर कर ले तो मतलब वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लड़कियां क्यों कर रही हैं? ये उनके दिमाग की वही पितृसत्ता है, वही सामंतवाद है। मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि पहले आप अपने दिमाग को आज़ाद करिए। अच्छा। वो आज़ाद ख्याल के लोग नहीं हैं, वो अभी भी उन बेड़ियों में जकड़े हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जिन्हें लड़के और लड़कियों में अंतर लगता है, जिन्हें लगता है कि लड़कियों को घर में कैद कर देना चाहिए, लड़कियों का काम क्या है राजनीति करने का। वो तो कल को आज राजनीति करने से रोक रहे हैं, कल हमें हमारी शिक्षा से भी वंचित रखेंगे, कहेंगे कि लड़कियों को क्या आवश्यकता है पढ़ने की। तो ये वही है कि हम आज़ाद देश में हैं और हम एक देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन हमें उन छिटपुट लोगों की बात हम क्यों सुनते हैं? अच्छा, आज़ाद ख्याल लोगों की बात सुने। और आपके मतलब फेवरेट, जो आपके लोकप्रिय, आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाले थिंकर कौन है? किन की रचनाएं, किन की ज़िंदगी, किन की राइटिंग आपको बहुत मुतासिर करती है, प्रभावित करती है? बाबा साहब अम्बेडकर। कुछ उनके बारे में कौन सी उनकी बातें हैं जो आपको बहुत ही आपके दिल को छूती है? बाबा साहेब की मुझे तो पहले सारी बातें, मतलब बाबा साहेब मुझे बहुत पसंद है। बाबा साहेब को जब हम इस कैंपस में आए, हमने पढ़ना शुरू किया, देखा कि एक व्यक्ति जो एक समाज से, बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति है, उसने महिलाओं की प्रगति के लिए, बहुजन समाज के लिए कितना काम किया। उस व्यक्ति के साथ उसके पास पैसा होते हुए भी जाति की वजह से जिस तरह की दुर्भावना उसे इस देश में झेलनी पड़ी, इस देश में जब उसने उस दुर्भावना झेली, उसने एक ऐसा काम कर दिया कि आज हमारे सामने उनका जो बनाया हुआ संविधान है, जिसके थ्रू हमें आज़ादी मिली है। हिंदू कोड बिल अगर हो सकता है कि बाबा साहब ने ये काम नहीं किया होता तो आज मैं कहीं विवाहित होती, मैं इस कैंपस में नहीं पढ़ रही होती। तो मेरी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर मानूंगी और मैं किसी की सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तो वो मैं सबसे पहले बाबा साहेब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, इवन सभी महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से इस देश की महिलाएं आज़ाद हैं, इस देश की महिलाएं आज़ाद ख्याल होकर किसी कैंपस में पढ़ रही हैं, बाहर नौकरी कर रही हैं। तो सबसे अधिक काम अगर किसी ने किया है संवैधानिक रूप से तो वो बाबा साहेब ने किया है। हालांकि हमारे सांस्कृतिक नायक, जैसे सबसे पहला नाम ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का है, फातिमा शेख का है, जिन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला।
सांस्कृतिक नायक तो हमारे हैं, सांस्कृतिक नायकों के हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन संविधान के थ्रू जिन्होंने हमें दर्जा दिया, जिन्होंने हमें अधिकार दिया, वो बाबा साहेब ने दिया। तो हिंदी लिटरेचर में आप जेएनयू से जो पीएचडी कर रही हैं, तो आपका क्या टॉपिक है जी? अभी मेरा सिर्फ कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है, टॉपिक अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो आपकी दिलचस्पी क्या है कि किस पे काम करना चाह रही हैं? दिलचस्पी मेरी ड्रामा में है। अच्छा, ड्रामा के ऊपर आप करना चाहती हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे यही लूँगा कि आप बहुत कोशिश कर रही हैं अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन मुद्दों को बिल्कुल सेंटर में रखने के लिए, लेकिन जो दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं, जो एबीवीपी है, बीजेपी है, उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा जो हैं पिछड़े जो हैं वो उनकी पार्टी में हैं, वो पिछड़ों की पार्टी है। इस तरह के दावों के बारे में आप क्या कहेंगे? दावा तो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं कि वो ओबीसी हैं, लेकिन वो बताएं कि ओबीसी के लिए उन्होंने क्या काम किया है। देखिए, हमें इन चीज़ों से बचना है। बन गया, हमें इन चीज़ों से बचना है ना, कि जो दावा करते हैं और वो असल में काम क्या करते हैं। हमें उन दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि अगर दक्षिणपंथी पार्टियां, जो एबीवीपी की बात आप कर रहे हैं, मैं नाम ले रही हूँ, वो अगर दावा करते हैं कि उन्हें अधिकार दे दी, अधिकार तो क्या वो देंगे? उनका दावा है कि सबसे ज़्यादा संख्या में उन्हीं के पास लोग हैं। तो संख्या में थे तो अभी जस्ट चुनाव हुआ है, अभी रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट तो सबके सामने है ना कि वो दावा किस तरह से खोखला साबित हुआ है। इस कैंपस ने उनको बता दिया है कि अगर आप दंगाई बनेंगे, आतंकी बनेंगे, हमारे अधिकारों के ऊपर आप इस तरह की बातें करेंगे, हम जब अपने अधिकारों की बातें करेंगे तो आप साइकिल उठा के हमें मारने आएंगे। किस तरह से उन्होंने इस कैंपस को एक दंगाई प्लेस बना दिया था। किस तरह से हर जो भी एक शांति से हम मीटिंग करते थे, उस मीटिंग में आके वो दिखा देते थे एबीवीपी क्या है, आओ भाई विद्यार्थी पीटें, जिसका हम लोगों ने दिया है एबीवीपी का फुल फॉर्म कि आओ भाई विद्यार्थी पीटें। हर जगह वो यही काम करते थे और दावा किया उन्होंने कि वो इस चुनाव में जीत रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में उनकी सत्ता है। तो उन्हें लगता था कि जेएनयू भी जेएनयू देश का पार्ट है, लेकिन उन्हें लगता था कि जेएनयू में भी उसी तरह के लोग हैं, हम राम राम की बात करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। कि उन्होंने राम राम की बात 22 जनवरी को इस कैंपस में क्या हुआ था, हम सब ने देखा था कि किस तरह से ऋषि ऋषिकाएँ घूम रहे थे, यज्ञ हो रहा था इस कैंपस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम सभी प्रोग्रेसिव संगठन के लोग बैठ के हम अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। इस देश में 22 जनवरी को कोई अगर एक अनूठा काम हुआ है, अगर हर जगह मंदिर की बात कर रही थी, तो जेएनयू वहाँ इस देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था। और इस चुनाव में जेएनयू ने दिखा दिया है कि जो इस तरह की हरकतें करेंगे उनका अंजाम क्या होगा। तो यहाँ प्रोग्रेसिव लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और उन्हें पढ़ने लिखने, राजनीति करने और प्रोग्रेसिव वाली बातें ही भाती हैं। तो इस तरह की बातें इस कैंपस में नहीं चलेंगे कि आप दावा कुछ करें और आपका दावा ज़मीन पर आकर खोखला साबित हो। अच्छा, तो पीएचडी अभी आपको हिंदी सेंटर में यहाँ करना है जेएनयू में, क्या राजनीति में जाने का भी कुछ आपका इरादा है या अभी दूर की बात है? अभी तो पहला उद्देश्य है पीएचडी करने का, अपने संगठन को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का और बहुजनों की बात को रखने का। तो अभी पूरा फोकस मेरा इस पर है कि हम लोग किस तरह से अपने संगठन को इस्टेब्लिश करते हैं, किस तरह से जिन बहुजनों को आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी पिछड़ा रखा गया, उनकी बात इस कैंपस में नहीं की गई, हम उनकी बात करेंगे, अपने नायकों को स्थापित करने की बात करेंगे। और भविष्य में देखेंगे पीएचडी करने के बाद आगे क्या होता है, पार्टी के क्या विचार हैं, तो वो उस पर निर्धारित करता है। दोस्तों, आराधना यादव समाजवादी छात्र सभा की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। जेएनयू जो इलेक्शन अभी हुआ है कुछ ही हफ्ते पहले 2024 का, उसमें इन्होंने बहुत सारे वोट भी पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ के छोटे से इलाके से आने के बाद भी इन्होंने इस कैंपस में, जो दिल्ली राजधानी में जो कैंपस है, बहुजन के मुद्दे को बहुत ही खुले तौर से रखा और उसकी बड़ी 27 भी हुई, बड़े सारे अखबारों में उसकी रिपोर्ट भी छपी, बहुत सारे लोगों ने इनको स्पीच को भी देखा और हमसे भी इन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही खुले मन से बहुत सारी बातें बताई। और इनकी बातों से जो मैंने सीखा वो यही कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी, खासकर जो पिछड़ी महिलाएं जो पढ़ेंगी, यूनिवर्सिटियों में आएंगी, तो इससे पिछड़ों का भी भला होगा, देश का भी भला होगा और समाज के अंदर में समता, इक्वालिटी, बराबरी आएगी। आराधना जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।